गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरएमएच इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी डीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर रनिंग में है और तीसरा पेपर आपका जो थेरेपिस्ट का है ये अभी आपका 30 जून को होने वाला है। इसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर रेडी किए हैं। तो इनको अपन जी जाते जाते ये कि तैयार करके जाएंगे। जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है उसको आप अपने पास रखें, आराम से उसको भी अपने दिमाग में रखें, लेकिन जाते समय अपन को ये जो वीडियो है वो देख करके आपको जानी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, छोटे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बड़ा क्वेश्चन यदि इनमें से कुछ निकल के आता है तो आपको उसको अपने आप से बनाना है। तो सबसे पहले थेरेपिस्ट क्या है ये अपन को ध्यान रखना है। थेरेपिस्ट क्या है, क्योंकि हम थेरेपिस्ट का पेपर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि थेरेपिस्ट क्या है। तो थेरेपिस्ट क्या है? थेरेपिस्ट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भाषाई एवं सामाजिक समस्याओं का विभिन्न उपचार पद्धतियों द्वारा समाधान किया जाता है। जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनकी चाहे वो उनको शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे उनको मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे उनको भाषा से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे उनको कोई भी सामाजिक समस्या हो, यदि हम उनकी इन समस्याओं को विभिन्न प्रकार के उपचारों के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की उपचार पद्धतियों के माध्यम से यदि हम उनका क्या कर दें, समाधान कर दें, उनका समाधान किया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थेरेपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थेरेपिस्ट कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पता है कि जिस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य अच्छा ही होगा। क्या अच्छा है? कि कार्य क्षमता बढ़ाना, कि उससे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उनका जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, एक आत्मनिर्भर बन जाते हैं वो। जब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो वो अपने आप पर क्या है? निर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। संचार कौशल विकसित करना, उनका जो संचार कौशल है मतलब उनका बातचीत करने का तरीका, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो तरीका है वो उनका क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। सामाजिक समायोजन बढ़ाना, उनका जो सामाजिक समायोजन है, लोगों के साथ बैठना उठना, बातें करना, लोगों के साथ मिलजुल कर कहना, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, और उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है, जीवन जो उनका पहले समस्याओं से ग्रसित होकर चल रहा था, उस जीवन की गुणवत्ता भी उनकी सुधर जाती है। आगे हम फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है। ठीक है ना, फिजियोथेरेपी क्या है? तो यहाँ पर अपन को दिया कि फिजियोथेरेपी एक उपचार पद्धति है जिसमें व्यायाम, स्ट्रेचिंग, संतुलन, प्रशिक्षण और विभिन्न उपकरणों के माध्यम से शरीर की गति एवं मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाई जाती है। फिजियोथेरेपी क्या है? अपन की एक उपचार पद्धति है। इसके द्वारा हम उपचार करते हैं। किसका? इसमें किसके द्वारा उपचार होता है? जैसे अपन व्यायाम कर लें, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग के द्वारा, या संतुलन प्रशिक्षण वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह उनको दें। विभिन्न उपकरणों के माध्यम से यदि हम क्या करें? शरीर की गति को बढ़ाएं या मांसपेशी की क्षमता को बढ़ाएं, तो ये फिजियोथेरेपी के अंदर आती है। अब इसका महत्व क्या है? इससे फिजियोथेरेपी से क्या फ़ायदा होता है? तो क्या फ़ायदा होता है? एक तो मांसपेशियां उसकी मजबूत हो जाती हैं, शरीर का संतुलन सुधर जाता है, चलने फिरने की क्षमता बढ़ती है, विकृति कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। ये इसके क्या है? महत्व हैं। इसके क्या है ये महत्व? मांसपेशी मजबूत हो जाएंगे, मांसपेशियों से मतलब संबंधित हम थेरेपी दे रहे हैं। शरीर का संतुलन सुधर जाएगा, चलने फिरने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, विकृति उनकी कम हो जाएगी, यदि उनके शरीर में कोई विकार है तो वो कम हो जाएगा, और एक दर्द यदि उनको है तो उस दर्द में उनको राहत मिल जाएगी। अब फिजियोथेरेपी के उद्देश्य क्या है? फिजियोथेरेपी के उद्देश्य क्या है? फिजियोथेरेपी की क्यों जरूरत पड़ती है? तो फिजियोथेरेपी के उद्देश्य क्या है? कि मांसपेशियों को मजबूत बनाना। जो हमने पहले जो चीज़ पढ़ी थी कि उससे क्या फ़ायदा, क्या महत्व है, तो जो महत्व है वही तो अपन का उससे संबंधित उद्देश्य होगा। तो मांसपेशियां उससे मजबूत बनाना ये हमारा उद्देश्य है। जोड़ों की गति को बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य है। संतुलन विकसित करना, चलने फिरने की क्षमता बढ़ाना, शरीर की विकृतियों को रोकना, ये लगभग हमारे जो है वो सेम है। आप महत्व याद कर लो, उद्देश्य आ जाए तो उद्देश्य में लिख दो, महत्व आ जाए तो महत्व में लिख दो। ठीक है ना, उद्देश्य याद कर लो, या दोनों में से कोई भी महत्व या उद्देश्य का क्वेश्चन आए तो दोनों में अपन को ये पॉइंट लिखने हैं। ऑक्यूपनेल थेरेपी क्या है? ऑक्यूपनेल थेरेपी जो ओटी ऐसी चिकित्सा है जो बच्चे को दैनिक जीवन के कार्य
जैसे खाना, कपड़े पहनना, लिखना, खेलना आदि स्वतंत्र रूप से करना सिखाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो हमारी होती है, ये ऐसी व्यवस्था है या ऐसी उपचार पद्धति है, ऐसी चिकित्सा है जो बच्चे को दैनिक कार्यों में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया, जैसे बच्चा खाना खाना सीख जाता है, कपड़े पहनना, लिखना, खेलना आदि सारे कार्य वो जो है वो स्वतंत्र रूप से कर सके। अब इसका उद्देश्य क्या हो गया, बात वही आ गई, आत्मनिर्भर बन जाएगा बच्चा। आपको पता है कि जब बच्चा इन सारी चीज दिनचर्या के कार्यों को करने लगेगा तो वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। हाथ आंख समन्वय बढ़ाना, उसकी हाथ का और आंख का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो समन्वय है, वो बढ़ जाएगा। और फाइन मोटर स्किल विकसित करना, और उसके अंदर हम एक कौशल विकसित कर देंगे बच्चे के अंदर। और ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना, उसका ध्यान और उसका जो एकाग्रता है वो उसकी क्या है, बढ़ जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लाभ क्या हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं, वो जो अपन ने ऊपर पढ़े वो ही फायदे हैं। आत्मनिर्भर बनाती है, आत्मनिर्भर बन जाता है बच्चा। लिखने की क्षमता विकसित करती है, किसकी, लिखने की क्षमता को बढ़ा देती है ये। हाथों की पकड़ मजबूत कर देती है, दैनिक जीवन के कार्य आसान हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाती है। ठीक है ना, ये इसके क्या है, फायदे हैं किसके, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ओटी के। अब आपको जैसे ओटी का फुल फॉर्म आ जाए, ओटी का फुल फॉर्म आ जाए तो अपन को ध्यान रखना है कि ओटी का फुल फॉर्म है ऑपरेशन थिएटर नहीं लिखना है, ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। स्पीच थेरेपी क्या है, स्पीच थेरेपी बोलने, भाषा समझने या संचार संबंधी कठिनाइयों को दूर करने की चिकित्सा है। स्पीच से आप समझ जाएंगे, स्पीच का मतलब होता है बोलना। तो स्पीच थेरेपी जो है वो बोलने संबंधी, भाषा समझने संबंधी और संचार, संचार का मतलब बातों का आदान प्रदान करने संबंधी समस्याओं को क्या करता है, दूर करने की चिकित्सा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, आपको पता है, बोलने से संबंधित ही इसके उद्देश्य होंगे। स्पष्ट बोलना सिखाता है, ये क्या है, स्पष्ट बोलना सिखाता है, भाषा का विकास करता है, सही उच्चारण करना बच्चे को सिखाता है और संचार कौशल को बढ़ाता है। संचार कौशल आपको उनको पता है, अपनी बातों को आदान प्रदान करना। स्पीच थेरेपी का महत्व क्या है, स्पीच थेरेपी का महत्व क्या है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा है इसका उद्देश्य जो और महत्व या फायदा, लाभ, ये सब एक ही चीज लगभग होती है। आप इनको एक बार याद कर लो और उनको उन्हीं को लिख दो। स्पीच थेरेपी का महत्व क्या है कि भाषा विकास होता है, भाषा का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। स्पष्ट उच्चारण होता है, बच्चा स्पष्ट उच्चारण करना सीख जाता है। संचार क्षमता बढ़ती है, बच्चे की बात करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन बढ़ जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं, उसके सामाजिक संबंध भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि जब वो लोगों के साथ बैठेगा, लोगों के साथ बात करेगा, तो आपको पता है सामाजिक संबंध भी उसके अच्छे हो जाएंगे। बिहेवियर थेरेपी क्या है, बिहेवियर थेरेपी के अंदर क्या होता है, ये ऐसी चिकित्सा है जिसमें अवांछित व्यवहार को कम तथा वांछित व्यवहार को बढ़ाया जाता है। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार, जो व्यवहार अच्छा नहीं होता है उसको कम किया जाता है और जो व्यवहार अच्छा होता है उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये आपका क्या है, बिहेवियर थेरेपी है। तकनीक, इसकी तकनीक क्या है, मतलब इसको कैसे बढ़ाया जाता है, इसमें अपन जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपन कर सकते हैं, पुनर्बलन, इसमें पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है ना। इसके अलावा टोकन इकोनॉमी, मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग और शैपिंग। अब यहाँ पर अपन को दिया कि पॉजिटिव पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है ना, परीक्षा में आएगा। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, तो जब बच्चा अच्छा कार्य करता है उसे पुरस्कार या प्रशंसा दी जाती है ताकि वह व्यवहार दोबारा करे, उसे अपन क्या कहते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। क्या, जब बच्चा अपना अच्छा कार्य करता है, कोई भी बच्चा जब अच्छा कार्य करता है तो उसे हम पुरस्कार देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं उसकी, ठीक है ना, उसकी बढ़ाई कर देते हैं, सब लोगों के सामने प्रशंसा कर देते हैं ताकि वो व्यवहार दोबारा करे, अच्छा व्यवहार है तो वो दोबारा करे, हम ऐसा चाहेंगे। तो ये क्या होता है, आपका सकारात्मक पुनर्बलन होता है। जैसे इसमें उदाहरण दे दिया कि आपने कोई प्रश्न पूछा बच्चे से, बच्चे ने उसका आंसर सही दे दिया तो हमने उसको कॉपी में होमवर्क में स्टार बना दिया, उसको चॉकलेट वगैरह दे दी, तो इससे वो क्या होता है, वो व्यवहार दोबारा करता है, रिपीट करता है। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, अच्छा व्यवहार होने पर किसी अप्रिय स्थिति को हटा देना ताकि वह व्यवहार बढ़े।
अच्छा व्यवहार होने पर, जब यदि किसी बच्चे का व्यवहार अच्छा है, तो किसी अप्रिय स्थिति, यदि उसमें कोई ऐसी कंडीशन है जो अच्छी नहीं है, तो उस अप्रिय कंडीशन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ताकि उसका जो व्यवहार है वो अच्छा हो सके, ताकि उसका व्यवहार बढ़ सके। पिली थेरेपी क्या है? पिली थेरेपी खेल के माध्यम से बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक एवं मानसिक विकास की उपचार पद्धति है। पिली थेरेपी क्या है? बच्चा खेल के माध्यम से यदि अपन बच्चे के अंदर भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास जो है, यदि उसको हम सुधार देते हैं, यदि उसका हम उपचार कर देते हैं, तो वो आपकी पिले थेरेपी कहलाती है। इसका लाभ क्या हो गया? इससे तनाव कम हो जाता है। लाभ क्या हो गया इसका? तनाव कम हो जाता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं और सीखने में रुचि बढ़ती है। सीखने में क्या होती है? रुचि बढ़ती है। ये क्या है? पिले थेरेपी के लाभ हैं आपके। अब देखिए, पिली थेरेपी के यहाँ पर लाभ दे रखे हैं, आपसे पूछ लिया कि महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, तो यही अपन को पॉइंट लिखने हैं। अपन को बिल्कुल भी अलग प्रकार से कुछ नहीं सोचना है कि ये तो हमने लाभ पढ़े, महत्व आ गए, ठीक है ना, या उद्देश्य आ गए, तो तीनों चीज लगभग सेम है, यही पॉइंट आप डाल दो। सेंसरी इंटेग्रेशन थेरेपी, ठीक है ना, ये चिकित्सा बच्चों को इंद्रियों, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, संतुलन से प्राप्त जानकारी को सही ढंग से समझने एवं उपयोग करने में सहायता करती है। सेंसरी इंटेग्रेशन थेरेपी जो होती है आपकी, ये बच्चों को इंद्रियों से संबंधित होती है, जैसे देखना है, सुनना है, छूना है, सूंघना है, या संतुलन बनाना है। इसको सही ढंग से समझने और उपयोग करने में हमारी क्या करती है? ये सहायता करती है। इसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी इंटेग्रेशन थेरेपी कहते हैं। अब इसका लाभ क्या है? देखिए, इससे ध्यान बढ़ेगा, बच्चे का जो ध्यान है वो बढ़ेगा, संतुलन सुधरेगा, संतुलन उसका बनेगा, व्यवहार में सुधार होगा। ईडीएल क्या है? यहाँ पर ईडीएल को अपन को ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर दी गई है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। मतलब जो बच्चा दैनिक कार्य करता है उसको हम एडीएल कहते हैं। बेदैनिक कार्य जिन्हें व्यक्ति स्वयं करता है। एडीएल क्या है? ऐसे दैनिक कार्य जिनको बच्चा खुद करता है, मतलब स्वयं करता है, या हम जो खुद करते हैं वो हमें क्या कहते हैं? उनको एडीएल कहते हैं, मतलब उनको हम दैनिक कार्य कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि खाना खाना, हम खुद खाना खाते हैं, कपड़े खुद पहनते हैं, नहाते हैं, शौच जाना, दांत साफ करना, ये सारे कार्य हमारे हैं और हम ही करते हैं। तो ये क्या हो गए? आपके एडीएल हो गए, दैनिक कार्य हो गए। फाइन मोटर स्किल क्या है? हाथ एवं उंगलियों की छोटी छोटी गतिविधियों को फाइन मोटर स्किल कहते हैं। हाथ और उंगलियों की जो अपन की छोटी छोटी गतिविधि होती हैं, जो छोटी छोटी एक्टिविटी होती हैं, उनको हम फाइन मोटर स्किल के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं ये उदाहरण? जैसे लिखना हो गया, बटन लगाना हो गया, चित्र बनाना हो गया। आप लिख रहे हैं, बटन लगा रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ये सब आपकी क्या है? फाइन मोटर स्किल के अंदर आती है। ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? शरीर की बड़ी मांसपेशियों से होने वाली गतिविधियां ग्रॉस मोटर स्किल कहलाती। शरीर की बड़ी मांसपेशियों से होने वाली घटना गतिविधियां, जो गतिविधियां हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो एक्टिविटी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये बड़ी मांसपेशियों की गतिविधि हो गई। कूद रहे हैं हम, चल रहे हैं हम, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम, ये सब उदाहरण आपके क्या हैं? ग्रॉस मोटर स्किल के। ऑटिज्म क्या है? एक न्यूरो विकासात्मक विकार है जिसमें बच्चे के सामाजिक व्यवहार, भाषा एवं संचार में कठिनाई होती है। ऑटिज्म क्या है? ये एक न्यूरो विकासात्मक विकार है। न्यूरो विकासात्मक विकार है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चे का सामाजिक व्यवहार और भाषा और संचार, इन सब में क्या होती है? बच्चे को कठिनाई होती है, और ये क्या कहलाता है? ऑटिज्म कहलाता है। ऑटिज्म में उपयोगी थेरेपीज कौन कौन सी है? ऑटिज्म में अपन कौन कौन सी थेरेपी यूज करके बच्चे को कुछ हेल्प दे सकते हैं, बच्चे को कुछ सहायता दे सकते हैं? तो कौन कौन सी है? जैसे आप स्पीच थेरेपी कर सकते हो बच्चे की, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन थेरेपी यूज कर सकते हो, बिहेवियर थेरेपी यूज कर सकते हो, सेंसरी इंटेग्रेशन थेरेपी आप यूज कर सकते हो, और पेरेंट्स ट्रेनिंग। पेरेंट्स जो माता पिता आपके हैं, माता पिता को हम क्या कर सकते हैं? जागरूक कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। सेरेबल पाल्सी क्या है?
ठीक है ना, इसको भी अपन देख लेते हैं। ये मस्तिष्क की क्षति के कारण होने वाला विकार है। यदि आपका मस्तिष्क जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्षति है, तो उससे होने वाला ये विकार है, जिससे शरीर की गति, संतुलन एवं मांसपेशियों का नियंत्रण प्रभावित होता है। अब इसमें प्रभावित क्या होता है? शरीर की गति, संतुलन और मांसपेशियों का निरंतर नियंत्रण। ये क्या होता है? जब प्रभावित होता है तो हम उनको सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। अब इसका उपचार क्या है? ठीक है ना, इसका उपचार क्या है? उपचार यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे आप फिजियोथेरेपी यूज कर सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज कर सकते हो, स्पीच थेरेपी यूज कर सकते हो, असिस्टिव डिवाइस मतलब उनको आप कोई भी ऐसे सहायक उपकरण दे सकते हो, और पेरेंट्स काउंसलिंग, माता पिता की, उनके माता पिता जो हैं उन माता पिता की आप काउंसलिंग कर सकते हो, उन माता पिता से बात कर सकते हो और उनको उसके लिए प्रेरित कर सकते हो। असिस्टिव डिवाइस क्या है? ऐसे उपकरण जो दिव्यांग बच्चों को दैनिक कार्य करने में सहायता करते हैं। आपके कि यदि किसी बच्चे को कोई विशेष आवश्यकता है, यदि कोई बच्चा किसी भी विकार से ग्रसित है, और यदि हम उसको कोई सहायक ऐसे उपकरण उनको दे दें जो बच्चों को क्या हो जाए, उनके जीवन में सहायक हो जाए, उनके दैनिक कार्यों में सहायक हो जाएं, तो हम ऐसे उपकरणों को क्या कहते हैं? असिस्टिव डिवाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए, जैसे अपन व्हील चेयर किसी आदमी को दे दें जो चल नहीं पा रहा है, हमने उसको व्हील चेयर दे दी तो वो व्हील चेयर से चल पा रहा है, ठीक है ना, वॉकर है ना, क्रेस्टिज, हियरिंग एड या ऑर्थोसिस, ये यदि अपन कोई भी सहायक उपकरण उनको दे दें। अर्ली इंटरवेंशन क्या है? जन्म से लगभग 6 वर्ष की आयु तक बच्चों को समय पर पहचान कर उपचार एवं प्रशिक्षण देना अर्ली इंटरवेंशन कहलाता है। अर्ली इंटरवेंशन क्या है? लगभग 6 वर्ष की आयु तक, यदि बच्चे की आयु 6 वर्ष तक की है और बच्चे को समय पर पहचान करके, और हमने 6 वर्ष की आयु से पहले ही हमने बच्चे की डिसेबिलिटी को पहचान लिया है और उसका उपचार हमने स्टार्ट कर दिया है, उपचार उसका हमने प्रारंभ कर दिया है, प्रशिक्षण देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपका अर्ली इंटरवेंशन कहलाता है। अर्ली इंटरवेंशन के लाभ क्या है? क्या फायदे हैं इससे? ठीक है ना, क्या फायदे हैं? देखिए, विकलांगता का प्रभाव कम होता है। अब यदि किसी छोटे बच्चे की आपने डिसेबिलिटी को पहचान लिया, ठीक है ना, आपने उसका उपचार स्टार्ट कर दिया जल्दी ही, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा कि जो उसकी डिसेबिलिटी है, उसका जो प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ना है, वो प्रभाव उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विकास तेजी से होता है। जब उसकी डिसेबिलिटी का प्रभाव कम हो जाएगा तो आपको पता है उसका डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से हो पाएगा, मतलब उसका विकास जल्दी होगा। भाषा विकास बेहतर होता है, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका विकास भी क्या है? तेजी से होगा। स्कूल के लिए तैयारी होती है, स्कूल के लिए तैयारी, क्योंकि 6 वर्ष से कम में आपने उसका इलाज प्रारंभ कर दिया, तो बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट, जो विकास या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उससे हम उस बच्चे की स्कूल की तैयारी कर सकते हैं, मतलब बच्चे को अपन स्कूल भेज सकते हैं। पेरेंट्स काउंसलिंग क्या है? पेरेंट्स काउंसलिंग क्या है? अभिभावकों को बच्चे की समस्या, उपचार एवं घर पर प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देना पेरेंट्स काउंसलिंग कहलाता है। अभिभावकों को यदि अपन उस बच्चे की क्या समस्या है, क्या उसका उपचार संभव है, घर पर यदि हम उसके प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दें, उसके उपचार के बारे में जानकारी दें, उसकी विकलांगता के बारे में जानकारी दें, तो ये क्या कहलाता है? पेरेंट्स काउंसलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरेंट्स काउंसलिंग। अब इसका महत्व क्या है? पेरेंट्स काउंसलिंग का क्या महत्व है, क्या फ़ायदा है इससे? देखिए, घर पर अभ्यास होता है, बच्चा घर पर बैठा है तो घर पर ही हम उसका क्या कर देते हैं? अभ्यास कर देते हैं। बच्चे की प्रगति तेज होती है, बच्चे का डेवलपमेंट तेजी से होगा, और परिवार का तनाव कम होता है। परिवार जो है वो, जो डिसेबल बच्चे का जो परिवार है, जो टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, तो उसकी चिंताएं कम हो जाती हैं, उसकी समस्याएं कम हो जाती हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के विकास हेतु विभिन्न विशेषज्ञों की टीम को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हम क्या कर देते हैं? एक टीम बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, जिससे कि उन बच्चों की वो टीम जो है वो क्या कर दे? हेल्प कर दे। अब इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? जैसे स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर कौन होता है? जिसने डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, जैसे आप इस समय डीएड कर रहे हैं, आईडी
स्पेशलाइजेशन से या HIBI किसी से भी, तो आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं। तो इसमें एक स्पेशल एजुकेटर होता है, एक डॉक्टर होता है, ठीक है ना, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एक ऑक्यूपनेल थेरेपिस्ट होता है, एक स्पीच थेरेपिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है और पेरेंट्स होता है। देखिए, एक तो अपन की थेरेपी से संबंधित सभी स्पेशलिस्ट होंगे, थेरेपिस्ट और स्पेशलिस्ट सभी होंगे। इसके अलावा डॉक्टर भी होगा, इसके अलावा बच्चे के पेरेंट्स भी होंगे और इसके अलावा एक स्पेशल एजुकेटर होगा। ये इस टीम के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। रिहेबिलाइजेशन क्या है? रिहेबिलाइजेशन जो है वो दिव्यांग व्यक्ति को अधिकतम आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने योग्य बनाना रिहेबिलाइजेशन कहलाता है। दिव्यांग व्यक्ति जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड करें, आत्मनिर्भर बनाएं और आत्मनिर्भर बना करके हम उसको समाज में एक सम्मान से जीने के लिए उसको तैयार कर दें, वो सम्मान से समाज के अंदर जीने लग जाए, जीने योग्य बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिहेबिलाइजेशन कहते हैं। अगला आया होम बेस्ड थेरेपी क्या है? होम बेस्ड थेरेपी क्या है? घर पर माता पिता या प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से दिए जाने वाले उपचार एवं अभ्यास को होम बेस्ड थेरेपी कहते हैं। माता पिता घर पर माता पिता या प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, यदि कोई भी बच्चा डिसेबल है, यदि उसको किसी चिकित्सा की किसी थेरेपी की आवश्यकता है, तो या तो उसके माता पिता के द्वारा ये कार्य किया जाए या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा ये कार्य किया जाए। यदि ये कार्य नियमित रूप से उसके घर पर ही किया जा रहा है, उसका उपचार और अभ्यास सब कुछ घर पर किया जा रहा है, तो ये होम बेस्ड थेरेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? होम बेस्ड थेरेपी। इंक्लूसिव एजुकेशन में थेरेपी की भूमिका। इंक्लूसिव एजुकेशन आप जानते हैं, जब सामान्य बच्चों के साथ में ही यदि स्पेशल बच्चों को भी शिक्षा दी जाए, वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। लेकिन इसमें थेरेपी की क्या भूमिका है? थेरेपी की क्या भूमिका है? देखिए, सीखने में सहायता करती है। थेरेपी क्या करती है? बच्चे को सीखने में सहायता करेगी, संचार कौशल विकसित करेगी, बच्चे के अंदर संचार का कौशल, बातों के आदान प्रदान का कौशल को बढ़ाएगी, एक व्यवहार को सुधारेगी, है ना। आत्मनिर्भरता बढ़ाना, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी, बच्चे की खुद का सेल्फ डिपेंड जो है वो बच्चा बनेगा। विद्यालय में समायोजन कराना, और विद्यालय में उसका समायोजन कराएंगे, मतलब विद्यालय में उसको पढ़ने के लिए एक उचित वातावरण तैयार करवाया जाएगा। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान IEP क्या है, जिसके बारे में अपन पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। IEP एक व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना है जिसमें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार लक्ष्य, शिक्षण विधि और थेरेपी निर्धारित की जाती है। IEP क्या है? एक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना है। इसमें अपन क्या करते हैं, एक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार कि बच्चे को कौन सी एजुकेशन की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार हम बच्चे के लिए लक्ष्य बना तैयार करते हैं, शिक्षण विधियां डिसाइड करते हैं कि कौन सी विधि से इसको शिक्षण दिया जाना चाहिए, और थेरेपी निर्धारित करते हैं कि यदि बच्चे को थेरेपी की आवश्यकता है तो कौन सी थेरेपी उस बच्चे को दी जाए। ये सब कुछ डिसाइड जो हम करते हैं वो किसके अंदर डिसाइड करते हैं? IEP के अंदर डिसाइड करते हैं। इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखना है, इंडिविजुअल एजुकेशन क्या है, प्लान, ठीक है ना। और एक इसको हिंदी में यदि बात करते हैं तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना। इसके बाद थेरेपिस्ट का निष्कर्ष क्या निकला? थेरेपिस्ट का निष्कर्ष, थेरेपिस्ट विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समग्र विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। थेरेपिस्ट क्या है? बच्चे के समग्र विकास का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें क्या है? फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपनेल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी तथा प्ले थेरेपी जैसी सेवाएं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती हैं और उनकी शिक्षा, सामाजिक भागीदारी एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। ये सारी थेरेपी जो हैं बच्चे के जीवन को सुधारती हैं, उसके विकास को सही बनाती हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाती हैं और उसके जीवन की गुणवत्ता जो है उसमें सुधार करती हैं। यहाँ पर हमने क्या, परीक्षा में पूछे जाने वाले, सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो 10 क्वेश्चन यहाँ पर अपन ने जो है वो दिए हैं। इनका आप परीक्षा में जाते समय जो है इनको अपन एक बार क्या है, रिपीट करके जाएं, रिवीजन करके जाएं। जैसे थेरेपिस्ट क्या है, उसका उद्देश्य और महत्व क्या है, फिजियोथेरेपी का महत्व क्या है, ऑक्यूपनेल थेरेपी के उद्देश्य और लाभ क्या हैं, स्पीच थेरेपी की क्या भूमिका है, बिहेवियर थेरेपी एवं इसकी तकनीक क्या है, प्ले थेरेपी का महत्व क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है, ऑटिज्म में विभिन्न थेरेपी, सेरेब्रल पाल्सी का थेरेपिस्ट मैनेजमेंट,
और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एवं आईएपी। इन 30 प्रश्नों की अच्छी तैयारी करके जो है वो अपन परीक्षा के अंदर जाएं, तो आपको जो है एक परीक्षा के अंदर एक पास होने का मनोबल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा और आप उस पेपर के अंदर कुछ लिख पाएंगे। मेन चीज़ है कि जब हम पेपर के अंदर जा रहे हैं, पेपर जब हम करने बैठ रहे हैं, तो यदि आपको पूरे पेपर में से यदि आपको 4 या 5 क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से आ रहे हैं, तो आपका मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि उन 4 और 5 क्वेश्चनों की वजह से आप अपना पूरा पेपर जो है बहुत अच्छी प्रकार से करके आएंगे। ठीक है ना। तो इसको आप तैयार करके जाइए, जो तैयारी आपने कर रखी है वो आपने कर रखी है। इसके अलावा लास्ट में आप इसको वीडियो को देख करके जाएं और अच्छी प्रकार से अपने पेपर को करें। ये ध्यान रहे कि जो पेपर में आपको जो प्रश्न हैं वो लगभग लगभग सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से समानता लिए हुए होते हैं। तो जो प्रश्न आपको कोई परेशान भी कर रहा है तो उस प्रश्न को आसानी से समझना, और जो आपसे उससे संबंधित कुछ भी आता है, जो भी आता है उसको आप एक अच्छी प्रकार से लिखेंगे तो आपको वहाँ पर मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है ना। तो ये आपको थेरेपी के पेपर के लिए हमने इतना सा मैटर जो है वो आपको तैयार किया बहुत जल्दी में, और मॉर्निंग में आपको पता है कि 4-5 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, इसलिए कि बच्चों को इससे कुछ मनोबल मिल सके। ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।